सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम एसएससी 2025 के लिए जीके जीएस की पीआईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 15 करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक जो भी क्लासेज हुई हैं, अगर आपने उनका सही से रिवीजन किया है तो ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे और आपका बढ़िया हो गया होगा। ठीक है, जीके जीएस बढ़िया हो गया होगा। ठीक है, तो अभी चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और कुछ बच्चे अभी भी पीडीएफ चिल्ला रहे हैं। यार मैं बता चुका हूँ यार तुम लोगों को कि टेलीग्राम चैनल में जाओ, वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है सब कुछ। स्टिल सर कहाँ मिलेगी सर। चलो ठीक है, शुरू करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल निम्नलिखित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अच्छा देखो, जब ये नेशनल इमरजेंसी होती है तब, अच्छा इमरजेंसी होती कितने टाइप की पहले तो ये बताओ। ठीक है, तो इमरजेंसी के बारे में करते हैं। तो इमरजेंसी, ठीक है, तो कितने टाइप की होती है। अच्छा, ये संविधान के पार्ट 18 में है, 18वें भाग में है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया था इमरजेंसी, मोस्ट ऑफ द पार्ट संविधान का कहाँ से लिया गया है, संविधान का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इससे लिया गया है ये। ठीक है, सब इमरजेंसी जो भी प्रोविजंस हैं। अच्छा, ये जो जब फंडामेंटल राइट्स हैं इमरजेंसी के टाइम पर इनका सस्पेंशन होता है, ये हमने कहाँ से सीखा है। तो ये सस्पेंशन कहाँ से सीखा बताओ, किसी को पता है। तो ये हमने जर्मनी से सीखा। और जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं, जर्मनी के संविधान को हम वाइमर कहते हैं ना। तो जर्मनी का वाइमर संविधान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो इतनी बातें आपको तो ये पता होंगी। अब ये पार्ट 18 में कितने प्रकार की इमरजेंसी है ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो पार्ट 18 में एक पहली तो हो गई आपकी नेशनल इमरजेंसी, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसके बारे में क्वेश्चन है आपका। तो नेशनल इमरजेंसी हो गई। और दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानते हो आप। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल, मोस्टली प्रेसिडेंट रूल ही आप लिखो इसको। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल हो गया। और तीसरी क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब वित्तीय आपातकाल। अच्छा, तो कोई बता सकता है फाइनेंशियल आपातकाल का आज तक मतलब कितनी बार लग चुका है अपनी कंट्री में, किसी को पता है, कोई आइडिया है। तो फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल के बारे में तो देखो, नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में, 352 आर्टिकल नंबर 352, ये अभी तक 3 बार लग चुकी है। ठीक है, तो 3 बार लग चुकी है, आपको पता है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर 356, ठीक है, मैक्सिमम ये कहाँ लगी है, मैक्स बार ये मणिपुर में। ठीक है, तो मणिपुर राज्य में सबसे ज़्यादा बार लगी जी। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये किस आर्टिकल में, ये आर्टिकल नंबर 360 में है, और ये अभी तक 0 है ना, मतलब कि एक भी बार इसको अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, अच्छा ये अभी अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम पहले इमरजेंसी के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, किन ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी को होता है। तो नेशनल जो इमरजेंसी है आपकी किन ग्राउंड्स पे लग सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, तो देखो, एक तो पहला हो गया वार या युद्ध छिड़ा हो कहीं से। ठीक है, तो वार के ग्राउंड्स पे। एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब अग्रेशन चल रहा होगा, बाहरी एग्रेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल, ये भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है। अच्छा, एक रीजन मैं आपको बताऊंगा जिसको हटा दिया गया है, उसको चेंज किया गया है। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, तो एक्सटर्नल अग्रेशन लिखो आप पहले। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या होगा, आर्म्ड रिवेलियन, मतलब सशस्त्र विद्रोह कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आर्म्ड रिवेलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या हो गया, अच्छा तो इसको कब जोड़ा गया था, देखो पहले इसको हम किस नाम से जानते थे, पहले हम जानते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इंटरनल मतलब आंतरिक बाध्यता। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस या मतलब डिस्टर्बेंस होता था। तो इस पॉइंट पे एक बार इमरजेंसी लगी है हमारी। ठीक है, तो उस वजह से उसको हमने चेंज किया, इसको हटा के इसको हमने फिर कर लिया आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लाया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको हमने चेंज किया और इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये हटा दिया हमने। अच्छा, कितनी बार लगा, क्यों हटाया गया है, देखो वाई, देखो तो कितनी बार ये नेशनल इमरजेंसी लगी है अपने कंट्री में। तो हमने देखा है 1962 ये चाइना वाला वार, और कब लगी है 1971 ये पाकिस्तान वाला वार। ठीक है, तो इन दोनों में तो ठीक था, बट जब 1975 में लगा तब रीज़न क्या दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, जब इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी तो इंदिरा गांधी साहब ने ये लगाया था, तो इस वजह से बाद में इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये 44वां संविधान संशोधन किया गया और इसको हमने आर्म्ड रिबेलियन के नाम से एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। चलो, अच्छा अब लोकसभा के बारे में, लोकसभा में क्या सीन रहता है। चलो, लोकसभा का यही क्वेश्चन बना है ना आपका। तो लोकसभा, इसको तो हम पहले लोअर हाउस कहते हैं, सबको पता है ना। तो लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, लोअर हाउस के नाम से क्या जानता है, लोकसभा। ठीक है, तो ये हो गया।
और ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 80 में है, ठीक है। तो आर्टिकल 80 में लोकसभा है और इसमें कितने मेंबर होते हैं, 550 मेंबर, ठीक है। 550 सीट होती हैं, आप ये ध्यान लो, ठीक है। तो 550 सीट होती है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम इतनी ही सीट होती हैं। और जिनमें से 530 प्लस 20 होता था, मतलब स्टेट प्लस यूटी का सीन, ठीक है। तो मतलब 20 यूटी की सीट होती थी। अब नॉमिनेशन हमने हटा दिया, जो एंग्लो इंडियंस होते थे जो एंग्लो इंडिया वाला सीन था ना, एंग्लो इंडियंस का, इसको हमने किस संविधान संशोधन से हटाया है, तो इनका जो नॉमिनेशन होता था इसको हमने 104वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा हटा दिया, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो करंट में कितने मेंबर हैं, तो करंट में अभी लोकसभा मेंबर में कितने हैं, 543, ठीक है, जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। इनका अच्छा मैक्सिमम टर्म कितना होता, मैक्सिमम कार्यकाल कितना होता, मैक्सिमम कार्यकाल इनका 5 साल होता, 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। कि अभी कुछ केस है, मैं उन पे बताऊंगा कब ज़्यादा हो सकता है, बट मिनिमम की कोई संख्या नहीं, 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मिनिमम का आप कुछ नहीं करो, 18 दिन तक भी हुआ है। चलो, अब इमरजेंसी के टाइम पर हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, अगर इमरजेंसी है तो क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी के टाइम पर हमने इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, 1 साल एक बार में हम इसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। तो 1 साल एक बार में, ठीक है, तो 1 साल एक बार में हम इसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये इंडिफिनाइट मतलब कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, तो एक बार में 1 साल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। तो ठीक है, तो आप समझ गए ना पूरा सीन क्या था इसका, तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू त्यौहार से जुड़ा हुआ है, बताओ बोनालू त्यौहार। अच्छा, मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी, ये त्यौहार हमने बहुत बार किए हैं, आपको ऑलमोस्ट आप त्यौहार वाले क्वेश्चन कर ही ले जाओगे अगर मेरी सारी क्लासेज आप कर रहे हो ना बराबर, तो आप, मैं गारंटी देता हूँ यार, आप क्वेश्चन छोड़ ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये सब आपको आ रहे हैं। बथुआ बना लूँ तेल डाल के मेधा के साथ, ये ट्रिक थी मैंने बताई थी ना तेलंगाना के लिए। बथुआ बना लूँ, बथुआ से क्या होगा, बथुआ से बथुकम्मा, तो तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। और कौन से त्यौहार है, एक तो बथुकम्मा हो गया, तो बथुकम्मा, ठीक है। तो बथुकम्मा आप जानते हो ये भी कहाँ से, तेलंगाना से। ये देखो एक प्रकार का फ्लावर फेस्टिवल है, ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में एक बार, ठीक है। तो ये एक प्रकार का फ्लावर फेस्टिवल है, कब होता है, कितने दिन का होता है ये बताओ तुम, 9 दिन का ये त्यौहार है, ठीक है। तो 9 डे फेस्टिवल है और इसको मोस्टली वुमेन ही करती हैं, ठीक है। तो वुमेन कुछ बनाती हैं फ्लावर से, और सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, ठीक है। देखो पुरुष तो कुछ और ही करते हैं, उनका तो छोड़ो, यही फूलों वाला काम महिलाओं पे ही छोड़ दो, ठीक है। एक तो बथुकम्बा हो गया, दूसरा कौन सा, बोनालू हो गया, जो क्वेश्चन ने पूछा है आपने, बोनालू फेस्टिवल हो गया। ये कब मनाया, तो ये मनाया जाता है आपका जुलाई अगस्त के आसपास, ठीक है। तो जुलाई अगस्त के आसपास मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन से हो गए, और हो गए एक समक्का सरलम्मा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो समक्का सरलम्मा, इसी को हम मेदराम जात्रा के नाम से भी जानते हैं, तो समक्का सरलम्मा जात्रा या मेदराम जात्रा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मेदराम जात्रा, तो मेदराम जात्रा के नाम से भी आप इसी को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी मनाया जाता है, ये ट्राइबल फेस्टिवल है एक पर, मतलब ट्राइब सेलिब्रेट करती हैं, ठीक है, ट्राइबल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन सा हो गया, नागोबा जात्रा, तो नागोबा जात्रा भी होती है। अच्छा, इसको कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, नागोबा जात्रा को गोंड ट्राइब, ठीक है। तो गोंड ट्राइब है जो इसको सेलिब्रेट करती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, तो इतना आपको, महाकाली का फेस्टिवल भी यहीं होता है। अच्छा, ये बोनालू जो फेस्टिवल है ना, ये किससे संबंधित है, कौन सी देवी, तो महाकाली, तो महाकाली देवी की इसमें पूजा होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को भी देख लेते हैं, इनका क्या सीन, ठीक है, आ जाओ। तो बताओ भाई, कर्नाटक का बताओ पहले। कर्नाटक का लिखो कंबाला, कंबाला, ये तो आपने खूब पढ़ा है ना, मैंने खूब पढ़ा है, करंट वाली क्लास में भी खूब पढ़ाई है, इसमें भी पढ़ाई है। कंबाला हो गया, उगादी हो गया, जो यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है, उगादी यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास मनाया जाता है। मैसूर दशहरा, तो मैसूर जो दशहरा है, तो मैसूर दशहरा भी कहाँ, कर्नाटक का ही है, मैसूर दशहरा हो गया। हम्पी फेस्टिवल भी यहीं का है, तो कर्नाटक का हो गया हम्पी फेस्टिवल। में ये सब रिवीजन के तौर पे आप देख लो, बस हो गया, ठीक है, सब करा चुका हूँ मैं। करगा फेस्टिवल, ठीक है, तो करगा फेस्टिवल, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, कर्नाटक क्लियर हो गया आपका। अब आ जाओ केरल में, ठीक है। तो केरल के तो हमने कितने किए हैं, कितनी बार किया है, तो ओनम हो गया, विशु हो गया, यहाँ का न्यू ईयर त्यौहार है ना। तो केरल का न्यू ईयर त्यौहार कौन सा होता है, अरे यार साफ हो जाओ, तो केरल का न्यू ईयर त्यौहार होता है विशु हो गया, ठीक है। त्रिशूर पूरम हो गया,
तो त्रिशूरपुरम हो गया, ये तो आपने खूब सुना है, त्रिशूरपुरम। थय्यम हो गया, ठीक है, तो थय्यम हो गया। और कौन सा होता है यहाँ का, और एक अट्टुकल पोंगल होता है, अट्टुकल पोंगल। अच्छा, पोंगल कहाँ का होता है, तो पोंगल भी अभी हम करने वाले हैं। तो अट्टुकल पोंगल, लास्ट क्लास में हमने पोंगल से रिलेटेड कुछ किया था, है ना। तो अट्टुकल पोंगल हो गया, अरट्टू हो गया, तो अरट्टू भी हो गया, अरट्टू हो गया, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना केरल के रिलेटेड। अब तमिलनाडु का बताओ, तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का पोंगल हो गया। इसमें एक प्रकार की रंगोली बनाई जाती है। पोंगल मतलब टू बॉयल, मतलब बॉयल करके हम इसमें पकवान खाते हैं, ठीक है। तो पोंगल, इसमें एक प्रकार की रंगोली होती है जिसको कोलम कहते हैं, ठीक है। तो कोलम के नाम से जानते हैं। और ये एसएससी सीजल ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कोलम का संबंध किससे है, ठीक है। तो ये हो गया। और चिथिरई फेस्टिवल हो गया, चिथिरई फेस्टिवल, ठीक है। चिथिरई फेस्टिवल कहाँ का, तमिलनाडु का ही है ये भी। थाई पुषम हो गया, तो थाई पुषम भी आपको तमिलनाडु के लिए ध्यान रखना। थाई पुषम हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, थाई पुषम पूछा आता है। नाट्यांजलि, ठीक, नाट्यांजलि, ठीक है। तो नाट्यांजलि भी याद रखिएगा आप, नाट्यांजलि, ओके। और कैसे याद है, कराथी गाई दीपम और अदी पेरक्कू। तो ये एक और लिख लो तुम लोग, कराथी गई दीपम, ठीक है। तो ये कराथी गई दीपम, ये सब तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखिएगा, रिवीजन की दृष्टि से आपको ये क्वेश्चन देख लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये आपने सुना होगा, रॉलेट। ना अपील, ना दलील, ना वकील, ये आपने सुना था, बहुत सुना होगा, पक्का सुनी होगा ये। अच्छा, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, तो इसको देखो हम एक नाम से हो जाते हैं, तो वो चलो छोड़ो, उसको छोड़ो, वो आपके मतलब का नहीं है। अच्छा चलो, तो ये एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 में थे ना। तो 1919 का ये एक्ट था, ठीक है। तो ये आप सबको पता, इसी को क्या कहते हैं, नो अपील। ये ना अपील क्या लिख रहा हूँ, तो नो अपील, भी ना अपील कर सकते हो आप, ना दलील कर सकते हो, नो दलील, तो नो दलील। और ना ही आप वकील कर सकते हो, मतलब कोई मतलब नहीं है आपको, आपके बिना किसी बेसिस पे आपको उठा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस एक्ट ने क्या किया, इसने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी या पुलिस थी, तो गेव पावर, उनको पावर मिली, पुलिस को पावर मिली, ठीक है। तो पुलिस को पावर मिली कि किसी को भी उठा लो भाई, पुलिस को पावर मिली। तो अरेस्ट एनीवन, अरेस्ट एनीवन मतलब तुमसे कोई मतलब नहीं क्या कर रहा है, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो विदाउट रीजन, मतलब किसी भी कारण के बिना। और देखो ये बिना ट्रायल भी नहीं होगा, कोई ट्रायल नहीं होने वाला, आप 2 साल तक उसको अंदर रख सकते हो। ये था भाई, ये कानून था। अब ऐसे कानून का विरोध तो बनता ही है ना। इसी को गांधी जी ने क्या कहा था, काला कानून या ब्लैक एक्ट के नाम से कहा था, गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा था इसको, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो अब ये ऐसा कानून बना, जाहिर सी बात है इसका विरोध प्रदर्शन होना ही है, ठीक है। तो विरोध प्रदर्शन होना ही था। तो विरोध प्रदर्शन के टाइम किनको गिरफ्तारी हुई, तो अरेस्ट कर लिया गया। तो 9 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को 2 नेताओं को अरेस्ट किया गया। क्या नाम था उनका, सैफुद्दीन, तो सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। तो सैफुद्दीन किचलू हो गए, तो सैफुद्दीन किचलू हो गए। और दूसरे कौन थे, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। तो डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। एक तो रीजन ये हो गया, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का। दूसरा क्या था, अब चलो जलियांवाला बाग हत्याकांड में बेसिक हुआ क्या था एक्चुअली, वो भी देख लो अब थोड़ा। तो ये भी देख ही लो, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो इसको भी देख लो तुम लोग, ये कब हुआ था। अब ये इनकी गिरफ्तारी हुई थी 9 को, ठीक है। तो 9 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पे क्या हुआ था, देखो 13 अप्रैल की डेट थी, 13 अप्रैल 1919। इस दिन कौन सा त्यौहार था, इस दिन त्यौहार था बैसाखी, इसी का सेलिब्रेशन हो रहा था, ठीक है। तो बैसाखी त्यौहार का आयोजन था, बैसाखी, इसीलिए काफ़ी लोग, लगभग 15,000 लोग इकट्ठा थे, 15,000 लोग इकट्ठा थे। और आने जाने की सिर्फ एक ही रास्ता थी, ठीक है। उस रास्ते को बंद कर दिया गया। और यहाँ पर क्या, कौन आया था, जनरल डायर, जनरल डायर, ठीक है। तो जनरल डायर आया, इसने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दिया, ठीक है। तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो इसी ने दिया था, ठीक है। अभी मैंने एक किसी क्लास में, करंट वाली क्लास में मैंने सर शंकरन नायर वाला केस पढ़ाया था, है ना, जिन पर केसरी 2 मूवी बनी है, वो भी इसी केस के लिए उन्होंने वकालत की थी, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी उनके बारे में ध्यान रखिएगा।
चलो, तो ये था, ठीक है। तो ये सीन था, गोली चलाने का आदेश दिया। तो इसी के विरोध में हमारे टैगोर साहब ने क्या किया, तो टैगोर साहब ने क्या किया, टैगोर साहब ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ठीक है। तो टैगोर साहब ने क्या किया, नाइटहुड, ठीक है। तो नाइटहुड की जो इनकी उपाधि थी उसको इन्होंने त्याग दिया, और गांधी जी ने भी त्यागा था। तो गांधी जी ने कौन सी उपाधि छोड़ी थी, जो उनको साउथ अफ्रीका में मिली थी, क्या नाम थी, केसर ए हिंद, ठीक है। तो केसर ए हिंद, ठीक है। तो इसकी ये उपाधि गांधी जी ने भी त्याग दी, ठीक है। तो ये दो उपाधियां आपको ध्यान रखना है। अच्छा, टैगोर साहब को पता है ना, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, बताओ कब मिला था, 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए, गीतांजलि के लिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, सैयद अहमद खान के बारे में कुछ पता है सर? सैयद अहमद खान, इनका भी देख लो आओ। तो जो ये अहमद खान थे, इन्हीं की इनिशिएटिव था कौन सा, इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था, ठीक है। तो अलीगढ़ मूवमेंट और जो आज आपका AMU है ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वो भी इन्हीं की देन है। 1975 में इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया और एक विश्वविद्यालय मतलब ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उसका क्या नाम था, तो मोहम्मडन लिखो सॉरी, ठीक है। तो मोहम्मद मत लिखो, तो मोहम्मडन, ठीक है। तो मोहम्मडन पूरा अच्छे से नाम ही लिख लो, मोहम्मद भी कहते हैं कुछ लोग, तो मोहम्मडन लिखो। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इस कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने, ओरिएंटल कॉलेज। तो 1920 में ही ना, हाँ। तो 1920 में इसका नाम हमने चेंज कर दिया AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से ये आज भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, रमन के बारे में बताओ भाई, रमन के बारे में पता नहीं, CB रमन, सीराज गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत रत्न मिला था इनको पहली बार। पहला भारत रत्न इन्हीं तीनों को दिया गया था। कब दिया गया था, 1954 में, रमन इफेक्ट के लिए। ये तो आपको ध्यान रखना ही है, ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है। चलो, ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई। अब भारत छोड़ो प्रस्ताव की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब ये कैसे, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया। तो देखो, एक क्रिप्स मिशन आपको पता है, क्रिप्स मिशन ये आया था भारत। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट चुका था, अंग्रेजों को चाहिए थी भारतीय सैनिकों की जरूरत थी, मतलब कि भैया तुम लोग हमारी तरफ से लड़ लो यार, हम लोग हारे जा रहे हैं। तो इन्होंने मतलब तरह तरह के ऑफर दिए भारतवासियों को। तो अरे यार क्या लिख रहा हूँ, तो मार्च 1942 में इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा भारत, जिसने क्या प्रस्ताव रखा, डोमिनियन स्टेटस। अब ये तो चाहिए ही नहीं अपने को, हमें तो पूर्ण स्वराज्य की मांग हम कर चुके थे, अब हम डिगे थे उस पर, पहले दे देते तो हम ले लेते, बट अब हमें नहीं चाहिए, अब तो हम पूरा लेके रहेंगे। तो ये इंडिया ने मतलब ये पूरी तरह से फेल हो गया। अब ये फेल हो चुका था, फेलियर इसका बहुत ही बड़ा फेलियर था, मतलब कुछ काम नहीं आया, बेकार हो गया ये, ठीक है। तो अब इसके बाद अब क्या हुआ, हमारा एक सेशन हुआ 8 अगस्त को, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 को, तो 8 अगस्त 1942 को हमारा कौन सा सेशन हुआ था, बॉम्बे सेशन। तो बॉम्बे सेशन हुआ, इसके बाद अब क्रिप्स मिशन, इसका विरोध भी करना था, हमें दिखाना तो था ही यार कि वो आया था, हमने कुछ किया है उसके लिए। तो कांग्रेस वासियों ने मतलब INC की जो बैठक हुई, तो बॉम्बे, अरे क्या ये तो पूरा लिख लो, तो बॉम्बे सेशन था, ठीक है। INC का बॉम्बे सेशन था, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ हुआ था ये सेशन, इसका जगह इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लो। तो ग्वालियर टैंक, तो लिखो ग्वालियर टैंक बम्बई, ठीक है। तो ग्वालियर टैंक बम्बई में इसका अधिवेशन ये हो रहा था, ठीक है। तो यहीं पर इसी में महात्मा गांधी जो थे हमारे ना, इन्होंने कहा डू और डाई, मतलब करो या मरो, डू और डाई का जो उपदेश था उन्होंने यहीं दिया, मतलब ठीक है, करो या मरो, और जो आज तक आप करते आ रहे हो, है ना। और इसी में कौन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, मतलब पहल की गई और शुरुआत भी हो गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन, बट 9 अगस्त को रात को 12 बजे ही कौन सा ऑपरेशन चला, ऑपरेशन जीरो, और उसमें सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। तो ये सब कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, आप सबको याद होंगी सारी चीज़ें, है ना। तो कौन सा सेशन था ये आप पहले मार्क कर लो। तो आपका ये बॉम्बे सेशन था, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बॉम्बे सेशन आपका राइट आंसर है, इतना आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसी सेशन के बाद ही एक और घटना हुई, पैरेलल गवर्नमेंट बनी, समांतर सरकारें बनी, ठीक है।
कौन सी सरकार बनी, पैरेलल गवर्नमेंट, मतलब समांतर सरकारें बनी, उनकी भी लिख लो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो तो बलिया में कौन था नेता, बलिया में समांतर सरकार का नेता कौन था, और कहाँ से बनी, और तमलुक में बनी, तमलुक वेस्ट बंगाल, ठीक है, तमलुक वेस्ट बंगाल, ये भी देख लो। और क्या था, और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ इतनी समांतर सरकारें थी, इनमें नेता कौन था, तो बलिया में था चित्तू पांडे जी, तो बलिया में थे चित्तू पांडे, तो चित्तू पांडे जी बलिया में थे। वेस्ट बंगाल में कौन था, जातिया था, और यहाँ पर महाराष्ट्र में प्रति सरकार, ठीक है। तो इनकी पैरेलल या समांतर सरकारें बन गई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बॉम्बे सेशन के बाद ही हुआ, ठीक है। चलिए अब देखो, अब बाकी लखनऊ सेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नागपुर के बारे में हम करने वाले हैं। तो देखो लखनऊ सेशन करते हैं, आ जाओ पहले। तो लखनऊ सेशन, इसमें क्या हुआ था भाई, किसी को याद है लखनऊ सेशन, तो लखनऊ सेशन हुआ कब था, 1916 में ये हुआ था। इसको अध्यक्ष कौन थे, इसके हेड कौन थे, तो हेड थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो अंबिका चरण, तो लिखो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो अंबिका चरण मजूमदार इसके हेड थे। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें मेन चीज़ हुई थी, देखो जो आपके गर्म दल और नरम दल थे ना, मतलब उनको क्या कहते थे, मॉडरेट कहते थे, मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो ये दोनों आके मिल गए, मतलब कि यार चलो हो गया, बहुत लड़ाई हो ली, अब साथ रहते हैं, तो इनका रियूनियन हुआ, तो इनका रियूनियन हुआ, तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। और एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट में क्या था, लखनऊ पैक्ट की क्या खास बात थी, लखनऊ पैक्ट मतलब आईएनसी जो कांग्रेस थी प्लस मुस्लिम लीग, इन्होंने साथ में समझौता कर लिया, ठीक है। तो ये भी आगे साथ हो गए। अच्छा ये रियूनियन तो हुआ, अगर रियूनियन क्यों हुआ, क्योंकि सेपरेशन हुआ था। सेपरेशन कब हुआ था, 1907 में। 1907 का जो आईएनसी अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था सूरत में। और इसको हेड किसने किया था, हेड करने वाले कौन थे, रास बिहारी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके चलो, तो इतना आपको ध्यान रखना लखनऊ सेशन के बारे में। अब ये नागपुर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नागपुर सेशन इसी के बाद आपका कौन सा आंदोलन चालू हुआ, नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। मतलब तो नॉन कोऑपरेशन ध्यान रखिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था, कब हुआ था, अच्छा ये कब स्टार्ट हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ आपका 1920, ठीक है, 1920 में। तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसी में क्या स्टार्ट हुआ था, नागपुर में ही खिलाफत आंदोलन का साथ मर्ज कर दिया था, खिलाफत आंदोलन के साथ इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मर्ज किया गया, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन के साथ मर्ज हो गया ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ये कब हुआ था स्टार्ट, 1919 में। अब देखो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ, 1922 में इसको बंद कर दिया गया गांधी जी द्वारा, क्योंकि एक कांड हो गया था, हमने कर दिया था चौरी चौरा वाला। तो चौरी चौरा एक्शन हुआ, कांड मत बोलो इसको, एक्शन बोलो, ठीक है। तो कुछ पुलिस वालों को एक थाने के अंदर बंद करके ही, जो ब्रिटिश थानेदार थे उन सबको जला दिया गया था। तो चौरी चौरा हुआ था ये 1922 में फरवरी में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये कुछ अधिवेशन थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं है। देखो राष्ट्रीय बागवानी क्षेत्र बिल्कुल हिस्सा है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का ही हिस्सा है। अच्छा बागवानी के लिए कौन सा हमने स्टार्ट किया था, तो गोल्डन रेवोल्यूशन, आपको ध्यान रखना है। तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो होती, मतलब स्वर्ण क्रांति जो हुई थी ना, तो ये बागवानी के लिए ही हुई थी रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसी में एक पर। चलो तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सूखा प्रवण क्षेत्र, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं था, ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था, ये था आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंतर्गत था, जिसको हमने कब लॉन्च किया था। अच्छा तो अब ये सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था, तो 1973 में ये कार्यक्रम हमने लॉन्च किया था। इसका टाइम पीरियड क्या था, फोर्थ वाली का टाइम पीरियड क्या था, 1969 से, तो 1969 से 74, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाकी सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम, जूट प्रौद्योगिकी, ये सब 10वीं पंचवर्षीय योजना का मिशन थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अच्छा जूट में बताओ, जूट के प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे कौन है, प्रोडक्शन में टॉप पे है इंडिया, और एक्सपोर्ट कौन करता है सबसे ज़्यादा, एक्सपोर्ट करने में टॉप पे है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये दोनों बातें और जूट के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हमारी, ये हमने आंसर तो कर लिया, बट हमें 5 ईयर प्लान के बारे में कुछ पता है, आ जाइए थोड़ा देख लेते हैं अब क्या है FYP, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान आपका, इनको लागू कौन करता था, योजना आयोग, है ना।
तो योजना आयोग के द्वारा इनको लागू किया जाता था, ठीक है। तो योजना आयोग, ओके, ये ध्यान रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना मैं देखो रिवीजन करा रहा हूँ, पहले भी मैं इनको करा चुका हूँ। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी 1951, 1 अप्रैल 1951 से 56 तक, ठीक है, ये स्टार्ट हुई। और कौन सा मॉडल था इसका? हैरोड डोमर मॉडल। तो हैरोड डोमर मॉडल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं सिर्फ उतना ही लिखा रहा हूँ आपको। और ये किसने इसमें फोकस किया था? इसने फोकस किया था प्राइमरी सेक्टर पर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर पर इसने फोकस किया। तो ये तीन बातें आपको पहली पंचवर्षीय योजना के लिए ध्यान रखना है। दूसरी के लिए क्या ध्यान रखोगे? इसका टाइम पीरियड था 1956 से 61। मॉडल कौन सा था? पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस इसका मॉडल था। इसने किस एरिया पर फोकस किया? तो इसने फोकस किया सार्वजनिक क्षेत्र पर, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र पर फोकस किया। मैं पूरी क्लास कर चुका हूँ ये PYFYP की, तो बस रिवीजन देख लो आप इसमें। आप ये मत कहना कि सर आप बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हो। तो थर्ड नंबर कौन सा था? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक असफल रही क्योंकि चाइना का युद्ध हुआ। गॉडगिल फार्मूला था इसका। तो गॉडगिल फार्मूला, तो इसी को गॉडगिल फार्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें फोकस पे क्या था? फोकस था आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर एंड स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था, है ना। तो स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था, ये इसका फोकस था, क्योंकि यही पूछा जाता है, मेनली यही पूछा था, फोकस क्या था इस पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। तो ये तीन बातें तो हर पंचवर्षीय योजना के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। चौथी बताओ, चौथी में तो क्या था? चौथी भी आपकी गॉडगिल फार्मूला पे ही थी, ठीक है। चौथी भी आपकी गॉडगिल फार्मूला पे ही थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चौथी गॉडगिल फार्मूला। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1969 से 74, अभी हमने किया इसको, ठीक है। तो 1969 से 74 तक इसका टाइम पीरियड था। और इसका फोकस क्या था? स्थिरता के साथ विकास। तो स्थिरता के साथ विकास इसका फोकस एरिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब पाँचवें के बारे में बात करते हैं। पाँचवीं कौन सी? तो हमारी धार मॉडल पर आधारित थी। तो धार मॉडल, तो DP धार मॉडल के नाम से भी जानते हैं आप। इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 1974 और 75, 1974 से 78, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और 1975 में हमने RRB की स्थापना कर दी थी, रूरल बैंक की, है ना। तो RRB की स्थापना हुई 1975 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और गरीबी हटाओ इसका नारा था। तो गरीबी हटाओ इसका नारा था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के लिए, गरीबी हटाओ के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था। ये सब याद है ना आपको? मैंने सब पढ़ाए हैं आपको। और इसी में हमने पॉपुलेशन पॉलिसी भी लाई थी, है ना, पॉपुलेशन पॉलिसी भी लाई थी। तो ये आपको सब ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट गिरी थी, आपको पता है ना। फिर चलो बाकी भी कर लेते हैं, आओ जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण और बेरोजगारी इसका फोकस एरिया था। सातवीं के लिए 1985 से 90, रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका लक्ष्य था। और फिर वार्षिक योजना चली 1990 से 92, LPG रिफॉर्म्स आए 1991 में, सब पता है आपको, है ना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, आर्थिक और राजकोषीय सुधार इसका लक्ष्य था। नौवीं का क्या था? 1997 से 2002, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। 10वीं के बारे में हमने कर लिया। 11वीं में क्या था? 2007 से 12, तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर। और 12वीं में क्या था? 2012 से 14, पूरी चल नहीं पाई क्योंकि हमने फिर योजना आयोग को ही खत्म कर दिया, नीति आयोग आया हमारा लॉन्च। तेज समावेशी और सतत विकास, ये आपको याद रखने हैं सारे जो भी मैंने फोकस एरिया बताए, ठीक है। यही क्वेश्चन बनता है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी घटना ठोसीकरण के विपरीत है? ठोसीकरण, ठीक है। तो देखो, अब पहले तो आपको 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, और कौन सी? गैस हो गई, ठीक है। ये 3 स्टेट ऑफ मैटर आपको पता है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ मैटर, ये तो आपको पता है, बहुत सदियों से पता है। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस मतलब अणुओं के बीच जो बॉन्ड होता है, मतलब बल, ये अणु होते हैं, ठोस के अणु हो गए, ठीक है। और गैस, लिक्विड में थोड़ा और दूर होंगे, और गैस में क्या होगा? गैस में और दूर होंगे, ठीक है। तो गैस के ये हो गए, ये होता है मतलब, तो जितना पास होंगे, जितना बल ज़्यादा लगेगा, उतना पास अणु होंगे और उतना ही ठोस मटेरियल बनेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम होता है IMF यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर गैस में मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया। और काइनेटिक एनर्जी का क्या बताया था मैंने? काइनेटिक एनर्जी देखो, जितना ये गति करेंगे, इनको गति करने के लिए जगह ही नहीं उतना, क्योंकि बल ज़्यादा है, तो ये मिनिमम होगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैक्सिमम होगा। गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये, और ये शेप में ये रिजिड होते हैं, ये किसी भी शेप में यहाँ ढल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। आकृति और आकार इसका दोनों निश्चित नहीं होता, ठीक है। तो ये आप सबको ये इतना पता ही है। चलो और मैं कुछ कराता हूँ आपके लिए, आ जाओ। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा,
ठोसीकरण के विपरीत क्या है? देखो, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है। अगर लिक्विड से सॉलिड होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? ठोसीकरण। बट सॉलिड से लिक्विड को क्या कहते हैं? फ्यूजन, मतलब संलयन, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, फ्यूजन कहते हैं। देखो, इससे क्वेश्चन बनता है, ये जो फिगर है ना, इससे क्वेश्चन बनता है, आप इसको हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैंने शायद दोबारा करा रहा हूँ मैं इसको, आप, ठीक है। चलो, तो ये फ्यूजन कहलाता है सॉलिड से लिक्विड। वेपराइजेशन मतलब वाष्पीकरण होता है, तब गैस बनती है लिक्विड से, जब पानी गर्म करते हो आप। और गैस से लिक्विड बनता है, उसको कंडेंसेशन या संघनन के नाम से जानते हैं ना। अब ये आ जाओ, जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए उसको सब्लिमेशन कहते हैं या ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। अब जब गैस से सॉलिड हो जाए, डिपोजिशन मतलब जब आप गैस को निकलती है और किसी सॉलिड पे डिपोजिट हो जाती है सीधे ठोस के रूप में, उसको कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फिगर याद रखिएगा, बस हो गया। अच्छा, हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर किए, 2 और हैं, 2 वो कौन से? एक चौथी कौन सी? चौथा आपका प्लाज्मा, जिस चौथी आपको प्लाज्मा हो गया। और पांचवा कौन सा? पांचवा आपका क्या है? बोसान, ठीक है। तो पांचवा आपका बोसान हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मा और बोसान। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जब कोई गैस होती है उसको गर्म किया जाता है, बहुत अधिक गर्म करते हैं तो उसका आयनाइजेशन होता है, ठीक है। तो अरे क्या लिख रहा हूँ, आयनाइजेशन होता है, आयनाइज होके वो किस में बदल जाती है? प्लाज्मा में बदल जाती है, ठीक है। तो ये 4th स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं इसको हम। बोसान क्या होता है? बोसान, इसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये BEC के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। अब देखो, इसमें क्या बताया गया, जब गैस को गर्म करते हैं, मतलब गैस के बोसान को गर्म करते हैं, तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री 0 केल्विन पर, तो 0 केल्विन पर लो डेंसिटी की गैस होनी चाहिए, ठीक है। तो लो डेंसिटी की गैस को हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? BEC बनता है, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, मतलब ये 4th स्टेट ऑफ मैटर जिनको हम बोसान के नाम से जानते हैं। इसके लिए देखो नोबेल प्राइज़ मिला था 2001 में सबको, एरिक कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैट्रेल एंड कार्ल वेमैन को, ठीक है। इन तीनों ने कब किया था? इन्होंने कब प्रयोग किया था? इन्होंने रूबिडियम पर प्रयोग किया था। कब किया था? 1995-96 में। तो 1995-96 में इन्होंने किया था, जबकि आइंस्टीन ने कब प्रयोग किया था? 1924 और 25, 1924-25 में आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन में इस पर प्रयोग किए थे। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको पूरे मैंने पांचों के पांचों स्टेट ऑफ मैटर करा दिए, ठीक है। रिवीजन कराया मैंने, पिछले भी करा चुका हूँ, तो आज थोड़ा जल्दी हो गया, बट पहले मैंने अच्छे से कराया था। क्वेश्चन नंबर, अगर आपने सारी क्लासेस देखी होंगी तो आप आंसर कर पा रहे होगे। आप ये चेक किया करो ना यार, 10 में से आप कितने क्वेश्चन खुद से बना पा रहे हो, ये आपका मॉक टेस्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित बांधों का मिलान उन नदियों से करें जिन पर वे बने हैं। अच्छा, ये बांध को मिलाना है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो देखो, हीराकुंड डैम के बारे में पता है? पहली बात तो ये आपका लॉन्गेस्ट है ना। तो ये लॉन्गेस्ट डैम, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, तो लॉन्गेस्ट डैम है। और ये कहाँ स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में भी किस नदी पर? महानदी रिवर पर, ठीक है। तो आपको ए को मिलाना है 4 से, ठीक है। ए का 4 से हो गया, ये आपको लिख लेना, ठीक है। नागार्जुन सागर, अच्छा, अर्जुन को उपदेश किसने दिया था? कृष्णा ने, ठीक है। तो ये हो गया नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी। तो नागार्जुन मतलब बी को 3rd से मिलाओ, ठीक है। तो वी को 3rd से मिलाओ। सरदार सरोवर डैम कहाँ है? सरदार सरोवर आपका डैम है ये नर्मदा में, मतलब सी को 2nd से, ठीक है। तो सी को 2nd से मिलाओ। तेहरी डैम कहाँ है? तेहरी डैम आपका भागीरथी डैम है, और ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा, ठीक है। तो सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, तेहरी भागीरथी नदी पे है, तो मतलब डी का 5 से, ठीक है। और राणा प्रताप सागर डैम एक ही बचा, चंबल रिवर पे, ठीक है। तो ई का 1st से, तो ये आप मिलान हो गया, ये आपका मिलान करेक्ट हो गया, ठीक है। राणा प्रताप सागर ये आपका राजस्थान में है, ये आपको पता ही होगा। अच्छा, एक और बताओ, जवाहर सागर बांध, तो जवाहर सागर बांध, तो जवाहर सागर डैम ये कहाँ है भैया? तो जवाहर सागर डैम का पता है किसी को? तो ये भी चंबल रिवर पर है, तो चंबल रिवर पर ये भी है, जो कि राजस्थान में, ठीक है। और एक और इंदिरा सागर का नाम भी आपने खूब सुना होगा, तो इंदिरा सागर डैम, तो इंदिरा सागर डैम कहाँ है? तो इंदिरा सागर डैम आपका है नर्मदा रिवर पर, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो नर्मदा MP में है इंदिरा सागर डैम, तो ये कुछ और ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाओ कुछ और करते हैं फिर। चलो, तो बगलीहार दुलहस्ती सलाल, कितनी बार मैंने ये नाम एक साथ लिए, अरे क्या हो गया? तो बगलीहार
दुलहस्ती, तो बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, ठीक है। तो दुलहस्ती सलाल कितनी बार मैंने इसको साथ साथ में नाम लिए, ये बताओ किस नदी पे हैं, बताओ भाई। तुलबुल और किशनगंगा, तुलबुल परियोजना याद है आपको, कितनी बार पढ़ा है, तुलबुल और किशनगंगा, ये भी बताओ इनको, ये किस नदी पर है, तुलबुल और किशनगंगा, किशनगंगा, ठीक है, किशनगंगा लिखो। और कौन सा लिखो, सोमशिला, सोमशिला लिखो, सोमशिला लिख लो। और कौन सा लिखोगे, माता टीला लिखो, ठीक है, तो माता टीला लिखो। और एक और लिख लो, श्रीशैलम, ठीक है, तो श्रीशैलम, ठीक है। तो ये बताओ ये भाई किस नदी पे हैं, सबका बता दो यार तुम लोग। चलो आ जाओ। तो अरे यार ये क्या लिखा है मैंने, तुम लोग बताते भी नहीं हो। तो बगलीहार, बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, ये किस नदी पर है बताओ। तो इसी नदी पर हमारा हाईएस्ट, मतलब सलाल के पास ही हमारा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया अभी, चेनाब नदी पर, है ना। तो याद है ना, चेनाब नदी पर ही है, ठीक है, तो चेनाब। तुलबुल और किशनगंगा परियोजना ये किस पे, झेलम, है ना। तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक बताई थी, याद है, किशन ने तुलबुल को झेल दिया, है ना। तो ऐसा कुछ याद रखना तुम लोग, किशन ने तुलबुल को झेल दिया, ठीक है, मतलब धक्का दे दिया ऐसा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। सोमशिला, सोमशिला ये कहा, पेन्नर नदी पर। अच्छा, ये पेन्नर एकमात्र सहारा है किस स्टेट का, ये आंध्र प्रदेश में। पेन्नर को पेन्नार से कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि वो कहाँ है आपकी, पेन्नार कहाँ है, केरला में। माता टीला परियोजना कहाँ है, ये बेतवा रिवर पर है, ठीक है, तो माता टीला आपकी बेतवा रिवर पे है। और श्रीशैलम कहाँ है, श्रीशैलम आपके कृष्णा रिवर पर, ठीक है, कृष्णा रिवर पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुछ और परियोजना ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, सबसे कम है, सॉरी। देखो ये सेंसस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और जब तक आपका नया सेंसस नहीं आएगा 2011 के सेंसस रिपीट होता ही रहेगा, ठीक है। तो सेंसस मैंने करा रखा है, सेंसस 2011 बहुत कराया है इसको मैंने, इसकी अलग से भी क्लास मैंने डाल रखी है, आप लोग देख सकते हो अगर आपको किसी को कवर करना है। चलो आ जाओ। तो क्या पूछा है हमारा, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, ठीक है। तो सेक्स रेशियो के बारे में बताओ, पहले जनरल देखते हैं। तो 2001 में कितना था, तो 2001 की जो जनगणना थी उसमें हमारा 938 था, और 2011 में कितना हुआ, 2011 में हुआ गया है हमारा 943, मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो बढ़ा है थोड़ा। सेक्स रेशियो होता क्या है, मतलब अगर 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, ये होता है सेक्स रेशियो, ठीक है, ये आपको पता ही होगा वैसे। चलो अब देखते हैं हाईएस्ट कहाँ पे है, तो हाईएस्ट कहाँ है और लो कहाँ, लोएस्ट कहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों बातें देख लेते हैं, आ जाओ। चलो, तो हाईएस्ट आपका अगर स्टेट देखूं तो स्टेट में आपका केरला है। तो केरला में कितना, 1084, मतलब 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं केरल में, ठीक है। लोवेस्ट कहाँ है, लोवेस्ट आपका हरियाणा में है। तो यहाँ 1000 पुरुषों में सिर्फ 879 महिलाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या, एक प्रोग्राम चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत में स्टार्ट किया था, है ना। अच्छा, कोई कमेंट करके बताओ इसको कब स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये हमने इसीलिए हरियाणा में चलाया था। अच्छा, अगर हम यूटी की बात करें, यूटी की हाईएस्ट कहाँ है, हाईएस्ट अगर यूटी की बात करें तो पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी हाईएस्ट के लिए ध्यान रखिएगा, और लोवेस्ट के लिए क्या ध्यान रखेंगे आप बताओ, दमन एंड दीव। पहले जब ये सेंसस आया था तब दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली अलग अलग थे, तो इसलिए आप दमन दीव ही याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अच्छा, तो ये तो सेक्स रेशियो हो गया। एक चाइल्ड सेक्स रेशियो भी देख लो, पहले आंसर मार्क कर लो। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हरियाणा हो गया, सबसे कम हो गया, ठीक है। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो भी देख ही लो। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, इसमें कितनी उम्र के बच्चों का नापा जाता है, तो इसमें 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनका देखा जाता है, ठीक है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका लगभग 919 या कहीं कहीं आपको 914 भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपको, अगर दोनों में से एक कोई मिलता है तो आपको करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। चलो, अच्छा, डेंसिटी बताओ, जनसंख्या घनत्व, ये क्वेश्चन मैंने डेंसिटी वाला कवर किया था शायद, है ना। तो सबसे कम स्टेट में देखा है, सबसे कम कितनी है, अरुणाचल प्रदेश में 17 है, और बिहार में कितनी है, बिहार में आपकी है 1106 स्टेट के मामले में। अगर हम यूटी में देखेंगे ना तो दिल्ली में है भाई, दिल्ली में कितनी है, 11320 डेंसिटी। मतलब देखो, अरुणाचल प्रदेश में जितने में लोग 17 लोग रहते हैं उतने में दिल्ली में 11320 लोग रह रहे हैं, समझ रहे हो। चलो, अच्छा, डिकेडल ग्रोथ क्या है, 10 की वृद्धि कितनी थी, डिकेडल ग्रोथ क्या है, तो ये बताओ डिकेडल ग्रोथ कितनी है भारत की, और एनुअल भी बताओ। तो एनुअल एंड, अरे क्या लिख रहा हूँ, अमूल लिख रहा हूँ। तो एनुअल
ठीक है। तो एनुअल और डिकेडल बताओ, तो डिकेडल कितना 17.7% और एनुअल कितनी है 1.64%। सेंसस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, है ना। चलो आओ नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है, ये बताओ भाई। ये क्वेश्चन आपको पहली बार मिल रहा होगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज बताओ। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज आपको इसको पता है कौन कौन से स्टेट से जाता है, क्या क्या होता है इसका सीन। तो कौन कौन शहर इसमें शामिल है, तो 4 महानगर शामिल किए गए हैं। कौन से, एक दिल्ली हो गया, दिल्ली से हम कहाँ जाएंगे, मुंबई जाएंगे। तो दिल्ली से हम मुंबई जा रहे हैं, मुंबई से फिर कहाँ जाएंगे, हम चेन्नई जा रहे हैं। तो मुंबई से हम चेन्नई जाएंगे, चेन्नई से फिर हम कहाँ जाएंगे, कोलकाता जाएंगे। तो कोलकाता जाएंगे और कोलकाता से हम वापस दिल्ली चले जाएंगे। ये आपका सीन बन गया, ठीक है। मतलब ये रहा एंड ये रहा, ठीक है। तो ये आपका बन गया स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी, यही तो क्वेश्चन है आपका, टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ है इसकी 5846 किलोमीटर। तो 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ हो गई। और टोटल ये कितने स्टेट से जाता है, तो टोटल कितने स्टेट से गुजरता है, तो टोटल स्टेट कितने, टोटल इसे 8 स्टेट से गुजरता है। तो ये आपको ध्यान, सॉरी 8 नहीं यार, ये कैसे लिख रहा हूँ, 13 स्टेट, टोटल 13 स्टेट से ये गुजरता है। इसमें कितना पैसा खर्च किया था हमने, 540 अरब रुपए। समझ रहे हो कितना भैया, 540 अरब रुपए हमने इस पर खर्चा किए थे, है ना। आ जाओ तो मैप देखो। तो ये जो रेड वाला आप मैप देख रहे होगे ना, ये रेड वाला देखो। चलो कुछ बातें और है, मैं तो यहीं पर लिख देता हूँ, आ जाओ, ठीक है। तो देखो अब ये दिल्ली है और ये आपका क्या, ये आपकी मुंबई। तो दिल्ली और मुंबई के बीच जो ये एरिया है, दिल्ली और मुंबई कितना है, ये 1419 किलोमीटर है। तो 1419 किलोमीटर है, इसको हम नेशनल हाईवे 48 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मुंबई से चेन्नई, तो मुंबई से चेन्नई के बीच कितना है, साफ हो जाए यार, मुंबई से चेन्नई के बीच कौन सा हाईवे है, तो ये भी नेशनल हाईवे हम 48 के नाम से जानते हैं। इसकी कितनी लेंथ है, 1290 किलोमीटर। तो 1290 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब कोलकाता टू चेन्नई, कोलकाता टू चेन्नई ये क्या है, इसकी लेंथ है 1684, सबसे ज़्यादा इसी की है स्वर्णिम चतुर्भुज में। और इसको हम किस हाईवे के नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे 16, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 16 के नाम से जानते हैं। अब दिल्ली टू कोलकाता, ठीक है, सॉरी दिल्ली टू कोलकाता, हाँ यही। तो दिल्ली टू कोलकाता कितना है, 1453 किलोमीटर। तो 1453 किलोमीटर, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं NH-19, नेशनल हाईवे 19, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा इतने, इसी के साथ तो आप कुछ और याद रख सकते हो ना, इसके साथ आप याद, नेशनल हाईवे 1, तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 44, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और नेशनल वाटर बेस 1 और नेशनल वाटर बेस 2, ठीक है। तो ये आप हम बताइए इनके आंसर। तो नेशनल हाईवे 1 ये क्या है बताओ, तो बताओ भाई बताओ। इसी को हम शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं, है ना। शेरशाह सूरी जो मार्ग है, शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान है, पता है ना। इसको 2 भागों में बांटा गया था, दिल्ली टू अमृतसर, ठीक है। तो दिल्ली टू अमृतसर और दिल्ली टू कोलकाता, ठीक है, एंड दिल्ली टू कोलकाता, ठीक है। तो ये तो आपको पता है 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया था। अच्छा NH-44 ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी, तो श्रीनगर टू कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट है ये आपका, श्रीनगर टू कन्याकुमारी हो गया, ये आपको पता है लॉन्गेस्ट है ये, तो है ना, लॉन्गेस्ट है इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। चलो अच्छा, नेशनल वाटर बेस 1 क्या है, भागीरथी हुगली कहते हैं इसको, भागीरथी। तो भागीरथी हुगली वाटर बेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भागीरथी हुगली वाटर बेस, या प्रयागराज टू हल्दिया, तो प्रयागराज टू हल्दिया, ठीक है। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा। चलो नेशनल वाटर बेस 2 ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर में स्थित है, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, धुबरी सादिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, धुबरी सादिया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से शब्द खेल की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। पेनाल्टी किक, हैंडबॉल, बिल्कुल गलत बात, क्या गलत सलत लिखते रहते हो। फुटबॉल, ये पेनाल्टी किक आपकी किससे संबंधित है, फुटबॉल से, ठीक है। ग्रेको रोमन बॉक्सिंग, बिल्कुल गलत बात, ये किससे संबंधित है, ये रेस्टलिंग से संबंधित है, ठीक है। तो ग्रेको रोमन आपका रेस्टलिंग से संबंधित है। रेस्टलिंग, इसका ग्रेको रोमन का मतलब क्या होता है, तो ग्रेको रोमन का मतलब होता है हाथ से लड़ना, मतलब
आप पैरों का यूज नहीं कर सकते, शरीर कमर के नीचे का भाग ना आप अटैक कर सकते हो ना वहाँ से अटैक कर सकते हो, ठीक है। तो कमर के नीचे आपको ना ही अटैक करना है ना उसका यूज करना है अटैक करने में, ठीक है। तो ये होता है ग्रेको रोमन रेस्टलिंग, ठीक है। तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है ना पूछा है, तो बोथ 1 और 2 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो तो कुछ और बताओ, आ जाओ कुछ और बताओ, इनके भी ये भी कर लेते हैं जो भी बचा हुआ है, ठीक है। आ जाओ चलो तो बता दो स्टेलमेट। स्टेलमेट किससे संबंधित है? स्टेलमेट हो गया, चेकमेट हो गया, अच्छा चेकमेट से आप समझ जाओगे है ना, चेकमेट हो गया, गैम्बिट हो गया। तो चेकमेट हो गया, गैम्बिट हो गया, एक सब किससे संबंधित हैं बताओ? ईगल हो गया, ईगल हो गया, बर्डी ईगल हो गया, तो ईगल बर्डी ईगल, ईगल हो गया, बर्डी ईगल हो गया, और एल्बेट्रोस हो गया। ये क्वेश्चन सीजीएल ने बहुत पूछा है एल्बेट्रोस वाला, इसको प्यार है इस क्वेश्चन से, एल्बेट्रोस बहुत पूछता है। अच्छा बैडमिंटन में कुछ बताओ, बैडमिंटन जो होता है, बैडमिंटन होता है, अच्छा पूरा लिखो तुम पहले, नहीं तो कहोगे बैड लिख रहे हैं सर। तो बैडमिंटन, तो बैडमिंटन का क्या कहते हैं, इसमें जब स्कोर 0 स्कोर होता है तो उसको क्या कहते हैं, और जब बराबरी पे स्कोर होता है 20-20, देखो इसमें बैडमिंटन का खेल क्या होता है, जिसका स्कोर 21 पहले हो जाए वो जीत जाओ, बट 20-20 हो जाए ना तो फिर हमें 2 पॉइंट बनाने होते हैं, तो जिसने 2 पॉइंट लगातार बना लिए वो जीत जाए। तो 0 स्कोर को हम क्या कहते हैं और 20-20 स्कोर को हम क्या कहते हैं? अच्छा पाइवट किस खेल से संबंधित है? पाइवट और ड्रिबल, ठीक है। तो ड्रिबल, तो ये सब बताओ, इनके आंसर करो, फटाक फटाक करो, चलो आ जाओ। तो स्टेलमेट, चेकमेट, गैम्बिट ये कब सब किससे संबंधित है? ये सब संबंधित है चेस खेल से, तो चेस से संबंधित है। ईगल, बर्डी ईगल, अल्बेट्रोस, अल्बेट्रोस ये सब किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। बैडमिंटन में जब 0 स्कोर होते हैं उसको कहते हैं लव, ठीक है, लव कहते हैं। 20-20 का स्कोर जब बराबर होता है उसको क्या कहते हैं? डिश। ये पूछा गया था एग्जाम में। पाइवट किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल से संबंधित है पाइवट। ड्रिबल किससे संबंधित है? देखो पहला तो हो गया बास्केटबॉल, तो ड्रिबल संबंधित है बास्केटबॉल से और फुटबॉल से, तो बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी, ठीक है। तो हॉकी से भी संबंधित है। अच्छा हॉकी का खेल कितने टाइम का होता है? 60 मिनट का होता है खेल इसका, 60 मिनट का खेल होता है, और 4 क्वार्टर होते हैं, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में एक खेला जाता है, ठीक है। चलो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें, इस क्लास में, ठीक है। आ जाओ चलो इतना काफ़ी था तुम लोगों के लिए आज के लिए, बढ़िया क्लास हो गई ना तुम लोगों की। चलो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो तो आप सभी को मुबारक हो, आपको फिर से पेट देने की सुविधा उपलब्ध हुई है ना। तो UP SSC पेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, अब उसकी वैलिडिटी भी बढ़ा दी गई है 3 साल, तो एंजॉय कीजिए, आप पेट दीजिए और 3 साल बेरोजगारी फ्री रहिए। चलिए ठीक है, तो हैव अ गुड डे एंड